Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss International Accounting Standard number 33, which is related to earnings per share, or simply we can call it EPS. बेटा जब हम इंटर में थे तो हमने इस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन की हद तक इसको देखा। जब हम ग्रेजुएशन में आ गए तो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने कुछ इसकी वर्किंग परफॉर्म की कि अच्छा अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका फ़ायदा क्या है। नाउ यू हैव ग्रोन अप। अब मास्टर्स में वी नीड टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट, वी नीड टू स्टडी इन मोर डेप्थ। अब हमने ये देखना है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। ब्रॉडली आई कैन से दैट ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, इस पे स्टैंडर्ड बनना चाहिए था। लेकिन वाई देयर वाज नीड टू हैव अ सेपरेट स्टैंडर्ड ऑन अर्निंग्स पर शेयर? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया था? तो यस बेटा, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को असेस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स टाई अप किए होते हैं, या अगर आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो यू नीड टू नो हाउ सम बिजनेस इज़ परफॉर्मिंग जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगेन इसको अगर सारी डिस्कशन को मैं सम अप करूं तो अर्निंग्स पर शेयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स टर्नओवर, समटाइम्स सेल ग्रोथ को भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट अर्निंग पर शेयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस स्टैंडर्ड में आज आज इस लेक्चर में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उनको समराइज़ कर दिया है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उनको आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में अचीव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेटा ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, दीज आर द की एरियाज़ जिस पे IAS 33 ने डिस्कशन जनरेट की है। या हम कह सकते हैं कि अगर आप इन 3 की एरियाज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको तकरीबन IAS 33 की सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो द फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ EPS, जिसमें हम देखेंगे कि EPS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सेकेंड वन इज़ एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ डाइल्यूटेड EPS। तो अब ये एक डाइल्यूटेड EPS का कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। EPS की 2 टाइप्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल की मदद से हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज़ डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अर्निंग पर शेयर एज ए परफॉर्मेंस मेजर। तो लिमिटेशंस इसकी क्या क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आज के हमारे 3 की एरियाज़ हैं जिसको हम डिस्कशंस में लेके आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IAS 33 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो
let's read. The objective of IAS 33 is to improve the comparison of the performance of different entities. बेटा यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को देखना. डिफरेंट एंटिटीज़ की कंपैरिजन को इम्प्रूव करना in the same period and the same entity in different accounting periods by prescribing methods for determining the number of shares to be included in the calculation of earnings per share and other amounts per share and by specifying their presentation. तो यहाँ एक दो बातें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं. एक तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है? कंपैरिजन के अंदर. अब कंपैरिजन बेटा दो तरीक़ों से हो सकता है. एक, द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़. आज अगर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ ए फर्म की बी फर्म के साथ परफॉर्मेंस, तो दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ इन द सेम पीरियड. आज मैं डिफरेंट एंटिटीज़ का जो है वो मुवाजना करना चाह रहा हूँ. एंड ऑफ द सेम एंटिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. या मैं किसी एक एंटिटी को पकड़ लूँ और उसका कंपैरिजन कर लूँ उसी की पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ. तो ये आप दो तरीक़ों से इसकी जो कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना. ऐसा ना हो कि एक जगह ईपीएस कोई और तरीके से कैलकुलेट हुई है और किसी दूसरी कंपनी में या आप ही के पिछले सालों में ईपीएस की कैलकुलेशन में तज़ाद मौजूद हो, तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते या आपका जो कंपैरिजन है उसकी आउटकम वो रिलायबल नहीं होगी. तो इस स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि कंपैरिजन में आसानी पैदा करना या उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना. तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा कि ये बाय प्रिस्क्राइबिंग द मेथड्स. ऐसे मेथड जो है वो प्रिस्क्राइब कर देना कि कंपैरिजन करने में आसानी हो सके. दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ ईपीएस. ईपीएस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? Earnings per share is widely used by investors as a measure of company's performance and is of particular importance is. इसकी जो importance है, comparison of results of a company over the period of time, comparison of the performance of one company's equity against the performance of another company's equity and also against the returns obtainable from लोन स्टॉक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वही बात कि इसकी ज़रूरत आती है परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अगेंस्ट अक्रॉस द फर्म्स, विद इन द फर्म और अक्रॉस द फर्म. विद इन द फर्म मतलब आपकी कंपनी है और पिछले साल के साथ आप आज इस साल की ईपीएस को कंपेयर करना चाह रहे हो, तो दिस इज़ विद इन अ फर्म कंपेरिजन. अक्रॉस द फर्म्स, आप आज बैठ के अपनी फर्म को किसी और फर्म के साथ रिलेट कर रहे हो, तो दिस इज़ अक्रॉस द फर्म्स. तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आती है. ये हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी डिस्कस कर लिया था. ओके, दीज आर द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33. जैसा कि हमें पता है कि जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं बेटा वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट की टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद अपना एक स्कोप सेट करते हैं और उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में लेके जाते हैं या फिर डिस्कशन जनरेट की जाती है. तो सबसे पहले इसको डिटेल में लेके जाने से पहले हम कुछ की टर्म्स को देख लें ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑर्डिनरी शेयर्स, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट that is subordinate to all other classes of equity instrument. तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सबॉर्डिनेट हैं तमाम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के. सबॉर्डिनेट से मुराद ये है कि जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट हैं दे हैव द प्रेफरेंस इन द प्रॉफिटेबिलिटी
ऑफ द फर्म, उनकी प्रेफरेंस के एतबार से वो इनसे ऊपर रैंक किए जाते हैं। सबसे एंड पे जब कंपनी के प्रॉफिट बच जाते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के उनके ऊपर क्लेम होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमने देख लिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रैंकिंग के एतबार से सबसे एंड पे आता है, और वो रैंकिंग किस बेस पे की गई है? वो रैंकिंग पार्टिसिपेशन इन टू द प्रॉफिट और राइट टू क्लेम इन द प्रॉफिट आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड वन डेफिनेशन है डेट इज़ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है इस स्टैंडर्ड की डोमेन में। इसके आगे जाके इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी इस टर्म की वजह से, तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ऐसे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो करंटली तो ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, बट दे मे बिकम ऑर्डिनरी शेयर इन फ्यूचर। और वो कैसे बन सकते हैं? कुछ कॉन्टीजेंसीज मौजूद हैं। लाइक अगर बात करें, एक कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किया हुआ है, बॉन्ड इशू किया हुआ है, और वो बॉन्ड कन्वर्टिबल है। अब उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर वो बॉन्ड होल्डर चाहे तो उसको कन्वर्ट करा सकता है मैच्योरिटी पे इसके ऊपर ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट आपके ऑर्डिनरी शेयर में तब्दील हो सकते हैं, तो उनको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस होती हैं, लाइक स्वैप्स होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर आगे जाके देखेंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, इन पे हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस, वारंट एंड देयर इक्विवेलेंट्स। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। अब अगर कंपनी ने एक डेरिवेटिव या ये फाइनेंशियल इस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया हुआ है, तो इसमें भी एक प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है कि अगर होल्डर ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट चाहे तो वो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर परचेज कर सकता है। मतलब ऑप्शंस जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर में कल को कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ऑप्शंस ये ऐसे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इसको कहा जा सकता है। तो देखते हैं कि इतने स्टैंडर्ड ने किस तरह से इनको डिफ़ाइन किया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट गिव द होल्डर द राइट टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर। तो बात वही है कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं ये आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो पार्टीज़ हैं, एक बायर और एक सेलर। पहले इसको इस तरह से देखते हैं। बायर जब इसको ख़रीदता है तो उसकी एसेट साइड जो है वो इम्प्रूव कर जाती है, और जो सेलर है जो इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेच के अपना फंड्स जनरेट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको स्टैंडर्ड ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है? लेट्स सी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ ए फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी, जो इसको ख़रीद रही है उसका फाइनेंशियल एसेट बढ़ है, एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। तो दूसरी एंटिटी जो इसको बेच रही है उसके ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो रही है जिसने कल को इस इंस्ट्रूमेंट के इवज़ जो पैसे लिए हुए हैं वो वापस भी करने हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आगे चल के बात करेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की।
any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रेजिडुअल इंटरेस्ट भी कहते हैं, बचा खुचा इंटरेस्ट। तो बात स्टार्ट करते हैं स्टेक होल्डर से। तो बेटा कंपनी का जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रेफरेंस के एतबार से हर एक के अपने अपने राइट्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। जब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉइज़ हैं उनके राइट जो हैं वो सबसे ऊपर है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस लेस होने के बाद आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब उस ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, जिसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका राइट है? किसको जाएगा पैसा? जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। अब वो इंटरेस्ट लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से किसको पे करेंगे? दैट इज़ टैक्स। वो कौन सा स्टेक होल्डर है? दैट इज़ गवर्नमेंट। उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड दिया जाएगा। एंड पे सारों को पेमेंट करने के बाद जो पैसे बच जाएंगे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होल्डर के होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द रेजिडुअल इंटरेस्ट। बचा खुचा इंटरेस्ट होता है इनका। ओके, anyhow, these were the definitions provided by or discussed by International Accounting Standard number 33। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये जो स्लाइड है ये डेफिनेशंस की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। इसमें ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिफ़ाइन किया हुआ है, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, देयर मे बी मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बट ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास विल हैव द सेम राइट्स। याद रखिएगा, इसकी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, लाइक ऑर्डिनरी है, प्रेफरेंस शेयर है। तो क्लासेस डिफरेंट होने के बावजूद अगर एक शेयर जो है वो सेम क्लास में फॉल कर रहा है तो सेम क्लास में सेम राइट्स होंगे। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट राइट हो सकते हैं। ओके, देयर मे बी मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बट ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सेम क्लास विल हैव द सेम राइट्स टू रिसीव द डिविडेंड्स। ऑर्डिनरी शेयर्स participate in the net profit for the period only after other types of shares like preference shares। तो ये बात हमें पहले से पता थी कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को प्रॉफिट में से उनका हिस्सा दिया जाता है और उसके बाद जो बच जाता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की। IAS 33 defines identifies the following examples of financial instruments and other contracts generating potential ordinary shares। अब वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिससे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो वो पॉसिबिलिटी नंबर 1, डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर कन्वर्टिबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो डेट, कन्वर्टिबल डेट हो सकता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्डिनरी, जिनके अंदर एक ऑप्शन मौजूद होती है कि ये मैच्योरिटी पे ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो बेटा ये बड़ा ज़रूरी है देखना, क्योंकि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर से आपकी अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वो आगे जाके देखेंगे, वो भी कैलकुलेट इसी वजह से करनी पड़ती है। सेकंड वन इज़ शेयर वारंट्स एंड ऑप्शंस। तो ऑप्शन में राइट टू परचेज होता है। इफ़ आई हैव परचेज द ऑप्शंस, तो मेरे पास एक राइट है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन नंबर ऑफ़ शेयर्स एट स्पेसिफिक टाइम एट स्पेसिफिक रेट, तीन चीज़ें ऑप्शन में डिफाइन होती हैं कि एक ख़ास तादाद शेयर्स की ख़रीदी जा सकती है ऑर्डिनरी शेयर्स की, एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है उसके अंदर, और एक ख़ास कीमत के ऊपर। बेसिकली ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रेजेंट में किए जाते हैं और इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो फ्यूचर में होती है। और तीन चीज़ें आज ही डिसाइड कर दी जाती हैं। नंबर एक वॉल्यूम ऑफ शेयर्स, नंबर टू प्राइस, नंबर थ्री टाइम पीरियड। ओके, तो ऑप्शंस भी कल को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। नंबर थ्री, एम्प्लॉई प्लान्स दैट अलाउ एम्प्लॉइज़ to receive ordinary shares as a part of their remuneration and other share purchase plan। तो एम्प्लॉइज़ को आप स्कीम दे सकते हैं कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद उनको जो है वो शेयर्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो जब इस तरह की भी ऑप्शन मौजूद हो तो वो भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहलाते हैं। लाइक अगर मैं इसकी एक रफ एग्जांपल दूं, तो मेरा एक कॉलेज है, लाइक एक मेरा पंजाब कॉलेज है, तो मैं उसका ओनर हूँ और मैंने उसको एक मेरी रवायत है डिफरेंट कैंपसेस की कि जब भी एक प्रिंसिपल जो है वो 8 साल मेरे कैंपस में गुजार लेता है तो मैं उसको 8वें साल के एंड पे अपने कॉलेज में 20% शेयर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी एक स्कीम है ये मेरे कैंपसेस की। लेट सपोज तो एक प्रिंसिपल है, वो 5 साल उसने अपनी वर्किंग कर ली है, तो 3 साल बाद ऑप्शन मौजूद है कि उसको उसके जो है वो सर्विस की बेस पे या एज़ पर द प्लान उसको जो है वो शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये एक रफ़ एग्जांपल मैंने ली थी कि एम्प्लॉइज़ प्लान भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन परफॉर्मेंस, कि उनको क्या कहते हैं प्रॉफिट में शेयरिंग दे दी जाती है या ऑर्डिनरी शेयर अलॉट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ शेयर्स दैट वुड बी इशूड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सच एज द परचेज ऑफ अ बिज़नेस और द अदर एसेट्स। ऐसे भी है कि बिज़नेस परचेज करने पे भी कुछ शेयर अलॉट होंगे, तो इस तरह की सर्टेन कंडीशंस पे भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो ये 4 वो कंडीशंस थी जिसकी बेस पे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जनरेट होते हैं, जिनमें एक प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है कि कल को वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। Okay, now we will talk about the scope of IAS 33। स्कोप बेटा इसलिए सेट किया जाता है कि कल को ये क्लैरिटी मौजूद हो कि इस स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है वो किन किन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगी और किन किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगी। लाइक अगर हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ यूटिलिटी की बात करें, तो लॉ ऑफ यूटिलिटी कहता है कि जितनी भी आप चीज़ों की कंजम्पशन कर रहे हैं, तो पहले वाले यूनिट्स आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, आपकी ज़्यादा यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो आने वाले यूनिट्स हैं वो आपको पहले की निस्बत कम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये बात सारी चीज़ों पर अप्लाई नहीं होती, इसका भी एक लिमिटेड स्कोप है जो इसकी लिमिटेशन से बाहर है। लाइक अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा आती जाएगी वो सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, यूटिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। आप अगर एंटीक्स की कलेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास एक पेंटिंग आई, आप सेटिस्फाइड हुए
उसके बाद एक और पेंटिंग आ गई, आप उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। जितनी कलेक्शन बढ़ती जाएगी आपकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक मैंने रफ़ एग्जांपल ली इस समझाने के लिए कि हर स्टैंडर्ड को उसका स्कोप क्यों सेट किया जाता है। ओके, तो IAS 33 जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इसका भी एक स्कोप है, वो किस किस पे अप्लाई होगा। नंबर 1 याद रखिएगा, तमाम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो लिस्टेड है उनके ऊपर इसका तमाम गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। दूसरा, कंसोलिडेशन जो है, जो हमने रिसेंटली इसका स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसके ऊपर भी IAS 33 की जो है वो गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। या कंसोलिडेशन की जगह आप ग्रुप अकाउंट्स की बात करें तो ग्रुप अकाउंट्स पे भी इनकी जो है वो गाइडलाइन जो है वो अप्लाई होती हैं। इसके अलावा वेयर द कंपनी चूज़ टू प्रेजेंट EPS, अगर एक कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है और वो भी EPS को प्रेजेंट करना चाह रही है, तो उसके ऊपर भी ये तमाम गाइडलाइन जो है वो अप्लाई होंगी। तो 3 चीज़ों के ऊपर इसकी जो है गाइडलाइन अप्लाई होती है। नंबर 1 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, नंबर 2 वेयर कंसोलिडेशन और ग्रुप अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, नंबर 3 ऐसी कंपनीज जो पब्लिकली ट्रेडेड तो नहीं है लेकिन वो EPS को प्रेजेंट करना चाह रही हैं, अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाह रही हैं, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर जो है वो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। ओके, हमने बेटा अभी तक जो है वो EPS की को डिफ़ाइन कर लिया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इस स्टैंडर्ड की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी उनको देख लिया, द ऑर्डिनरी और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में डिफरेंस जो है वो देख लिया, स्कोप इसका क्या है स्टैंडर्ड का उसके ऊपर बात कर ली। अब जो है हम मेजरमेंट की तरफ आ रहे हैं कि EPS को मैयर कैसे किया जाता है। याद रखें अभी हम बेसिक EPS की बात कर रहे हैं। EPS 2 तरह की होती है, एक बेसिक और सेकंड डाइल्यूटेड EPS जो है वो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, वो आगे जाके इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक जो EPS है उसको मैयर कैसे किया जाता है। तो लेट्स रीड व्हाटसोएवर इज रिटन ऑन दी स्लाइड्स। बेसिक EPS should be calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to ordinary shares or ordinary shareholders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period। तो इसमें आप तमाम जो इनकम है विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इनकम जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बच जाती है सब कुछ पे करने के बाद, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इस दोनों को देखेंगे कि वो जो अर्निंग है वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो किस तरह से एडजस्ट किए जाएंगे, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देखनी है। तो बेसिक EPS का फार्मूला आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस। याद रखें कि आपका अगर तो प्रॉफिट डिवाइड होगा अर्निंग्स पर शेयर, तो लॉस पर शेयर भी कैलकुलेट उसी तरह से होगा। नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफर डिविडेंड, प्रेफर डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट हम कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, या इसको हम दूसरे अल्फाज में अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी कह सकते हैं। ओके, इसको डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर अगर खाली स्टैंडर्ड लिख देता तो उन लोगों का बेटा बड़ा फ़ायदा हो जाता जो दिसंबर में जाके शेयर ख़रीदते हैं, या अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है लाइक दिसंबर में क्लोज़ हो रहा है, लेट्स सपोज, तो मैंने शेयर ख़रीदे हैं नवंबर में जाके, तो मैं भी
पूरे साल के प्रॉफिट का हिस्सेदार बन जाता अगर ये वेटेड एवरेज वर्ल्ड स्टैंडर्ड इसको ना लिखता। तो आप अगर लेट सपोज सारी क्लास ने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी एक कंपनी में, और आप लोग जो हैं वो शुरू से आपने अपने फंड्स लगाए हुए हैं दिसंबर से जनवरी से, अब पूरा साल गुज़र रहा है और आखिरी क्वार्टर में आके मैंने भी उस कंपनी में अपना पैसा लगा दिया, मैंने भी शेयर ख़रीद लिए हैं। अब होगा क्या, साल के एंड पे जो अर्निंग्स आएंगी, जो सारा कुछ कट कटा के प्रॉफिट बचेगा, वो हम सब पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कि आपके फंड्स जो हैं वो पूरा साल टाई अप हुए हुए हैं और मैंने जो है वो पैसे अक्टूबर में लगाए हैं और मुझे भी उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा जितना आप इंजॉय कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टैंडर्ड ने यहाँ वर्ड यूज़ किया है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज आपको उतना ही प्रॉफिट देगा जितना आपने अपने फंड्स पूरा साल में टाई अप किए रखे हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है पूरा साल रही तो आप पूरे साल के प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे, और अगर आपने मिड ऑफ द ईयर जाके पैसे लगाए या शेयर ख़रीदे तो आपकी प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन भी हाफ़ हो जाएगी। तो ये वेटेड एवरेज जो है उसको उस हिसाब से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। ओके, तो बेसिक ईपीएस निकलेगी आपकी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, तो अब फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमने इस फार्मूले में जो दो चीज़ें देखी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो आप एक साइड पे अर्निंग है और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ़ ऑर्डिनरी शेयर है। अब अर्निंग्स के अंदर किस किस तरह की अर्निंग होगी वो भी स्टैंडर्ड ने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अर्निंग्स इंक्लूड ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तमाम आमदनियाँ और खर्चे, वो एक पर्टिकुलर साल के जो खर्चे और आमदनियाँ होंगी अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग टैक्स एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेस। बेटा ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आपने हमने डिस्कस किया था ग्रुप अकाउंट्स के अंदर। अच्छा, लेस नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो प्रॉफिट है वो लेस करने के बाद, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, वो सारा कुछ उनका जो डिविडेंड है वो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो अर्निंग्स हैं, वो फार्मूले में ऐड होंगी। अब प्रेफरेंस डिविडेंड्स डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट कंसिस्ट ऑफ। अब वो प्रेफरेंस डिविडेंड की भी आगे से इकसाम है कि वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड्स ऑन द नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स हैं कि अगर कंपनी उनके ऊपर किसी एक साल मुनाफा ना दे पाए तो उनका बैलेंस एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर एक साल मुनाफा नहीं दिया तो अगले साल उनको पिछले साल का मुनाफा नहीं दिया जाएगा, उनका बैलेंस एक्यूमुलेट नहीं होता। कंपनी प्रॉफिट दे दे तो ठीक है, अगर कट लगा दे डिविडेंड पे तो उनको उनका प्रॉफिट जो है वो उस साल कैंसिल हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड्स ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड। आपने जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो भी लेस हो जाएगा। द फुल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पीरियड। तो आपका जो फुल अमाउंट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की वो भी लेस करनी है। तो इसका मतलब है दोनों तरह के डिविडेंड्स, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको उनका डिविडेंड देने के बाद, और जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देने के बाद
जो प्रॉफिट बचेगा वो आपकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग होगी। ओके बेटा, अर्निंग्स पर शेयर के फार्मूले में आपने हम लोगों ने अर्निंग्स को तो देख लिया। अब अर्निंग्स डिवाइड की जाती हैं आउटस्टैंडिंग शेयर पे, और अभी हम देख रहे थे कि आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो वेटेड एवरेज है। तो वो वेटेड एवरेज से क्या मुराद है वो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यूज्ड शुड बी द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो वेटेड एवरेज से क्या मुराद है वो आप यहाँ दे सकते हैं कि वो टाइम की बुनियाद पे वेट लिया जाता है। द टाइम वेटिंग फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ डेज द शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग कंपेयर्ड विद द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। लेट सपोज अगर साल में 365 दिन हैं, विच आर द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड 365। अब उसके कंपैरिजन में मेरे शेयर जो है वो कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहे, तो द नंबर ऑफ डेज द शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग कंपेयर्ड विद द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड। तो उस तरह से आप रीज़नेबली जो है वो आप जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखें, अगर एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टर है उसने शेयर खरीदे हुए हैं साल के शुरू में, और एक इन्वेस्टर है उसने शेयर खरीदे हैं साल के दौरान में, लाइक मिड ऑफ द ईयर, तो दोनों की प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन जो है वो उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से उनका वेट होगा। वेट इट मीन्स दी हाउ मैनी टाइम योर शेयर रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से हम रेजिडुअल अर्निंग को वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर पर डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। हम आगे जाके इसको एग्जांपल के साथ भी जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, जितनी भी हमने भी बातें की हैं वो एग्जांपल के साथ जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ जस्टीना कंपनी which is a listed company. It has the following share transaction during 2007। तो कुछ डेटा है वो प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें 1 जनवरी 2007 इसमें जो डिटेल्स हैं, बैलेंस एट बिगनिंग ऑफ द ईयर विच वाज 1,70,000 शेयर्स इशूड। तो आउटस्टैंडिंग शेयर जो थे इस कंपनी के वो 1,70,000 थे साल के शुरू में। 31 मई 2007 इस टाइम में द कंपनी इशूड द न्यू शेयर्स फॉर कैश ₹80,000। तो 80,000 रुपये के नए शेयर इशू किए गए। तो साल के एंड पे दैट वाज 31 दिसंबर 2007 बैलेंस एट द ईयर एंड वाज 2,50,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो था वो 1,70,000, उसमें ऐड हुआ 80,000 के और शेयर जो नए इशू किए गए 31 मई को। टोटल अब आउटस्टैंडिंग शेयर हैं 2,50,000। तो अब रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फॉर 2007। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कैसे निकलेंगे, ये इसके दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज। एक वेरी सिंपल, जो शेयर पूरा साल चले हैं उनका वेट पूरे साल के बराबर होना चाहिए, और जो शेयर कंपनी नए इशू किए हैं उनका वेट उसी टाइम के हिसाब से होना चाहिए जितना अरसा वो आउटस्टैंडिंग रहे। लाइक जो 1,70,000 शेयर थे ये पूरा साल चले हैं, 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/12 ये पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। एंड द रिमेनिंग शेयर्स विच आर 80,000, और ये जो 80,000 शेयर हैं ये आप दे सकते हैं एग्जाम्पल 2 में या वर्किंग 2 में। 80,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 7/12। ये 7/12 इसलिए किया गया है कि ये मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 7 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे।
तो इस तरीके से आप इन दोनों को सम अप करके आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है जो आपको वर्किंग नंबर ए में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/12, जितना अरसा, इसको पूरे टाइम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 1,70,000 जो थे वो 5 महीनों तक चले, और फिर अगले 7 महीनों में ये वाले 1,70,000 और 80,000 जो नए शेयर इशू किए जस्टीना कंपनी ने, दोनों मिलाकर वो 7 महीने यूज़ हुए। तो इस तरीके से भी आप जो हैं वो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर निकाल सकते हैं। तो दिस वाज अ बेसिक कैलकुलेशन। ओके, आप देख सकते हैं कॉन्सिडरेशन। अभी रिसेंट जो हमने एग्जांपल देखी, इसके अंदर 31 मई को नए शेयर इशू किए गए जो 80,000 थे, और 31 मई के बाद हमने उनको इंक्लूड कर लिया अपनी वर्किंग में। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि अगर आपके पास कॉन्सिडरेशन की डेट मौजूद ना हो तो फिर आपने उसको कैसे वर्किंग में देखना है। तो ये बेटा टेबल आपके सामने गिवन है, इसके अंदर डिफरेंट सरकमस्टांसिस हैं इन एक्सचेंज ऑफ कैश, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये तमाम वो कंडीशंस हैं जिनके आगे स्टैंडर्ड ने क्राइटेरिया बता दिया है कि हम लोगों ने कंसिडरेशन की जो डेट है वो कौन सी अज्यूम करनी है। लाइक अगर हम देखें कि दिस इज़ द इन एक्सचेंज फॉर कैश, जब आप कैश पे शेयर्स ख़रीद रहे हैं, व्हेन कैश इज़ रिसीवेबल, जब से कैश रिसीवेबल हो जाएगा वो डेट जो है वो कंसिडरेशन की डेट समझी जाएगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू ऑर्डिनरी शेयर, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसने कन्वर्ट होना है ऑर्डिनरी शेयर में, तो वो डेट जिस पे इंटरेस्ट जो है वो सीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट की जो प्लान है वो ख़त्म हो रहा है, उस डेट से ऑनवर्ड वो शेयर, वो जो डेट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसी तरह ये सारा टेबल गिवन है बेटा, आप लोगों ने ये देख लेना है, और अगर इसमें से कुछ चीज़ समझ ना आई तो आप इसको पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, ये एक एग्जांपल है जिसमें बेसिक जो ईपीएस है उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे। फ्लेम कंपनी इज़ अ कंपनी विद द कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच। उसका जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख है, एंड 20,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 ईच। तो जो ऑर्डिनरी शेयर हैं वो उसके 1 लाख हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो 20,000 है, जिसके ऊपर 10% जो है उसने डिसाइड किया हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल देगा। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स गैस अप्लायंस ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर टू 31 December. The company had to pay 50,000 compensation and cost arising from an uninsured claim for personal injuries suffered by a consumer while on the company premises. अच्छा, तो इस कंपनी ने 50,000 रुपया पे करना था एज ए कंपनसेशन कि उसकी एक कस्टमर था, उसको इंजरीज आई उसकी प्रेमिसेस में, ये उसका एक्सपेंस है। ओके, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज $2 लाख, $2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस लेस होंगे, और वो जो एक्सपेंस अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा है वो 50,000 रुपये जो कंपनी ने कंपनसेशन पे करनी है। फ्लेम कंपनी पेड द रिक्वायर्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड डिक्लेयर्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 42 सेंट पर शेयर, assuming an income tax rate of 30% on the given figures, shown the trading result and EPS of the company. अब इसकी EPS जो है वो इसकी कैलकुलेशन की गई है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम देख सकते हैं विच इज़ 2 लाख, और ये 2 लाख जो इसका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके,
एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस एक 50,000 रुपये के वो थे जो उसने कंपनसेशन पे की, और 2,000 रुपया उसका प्रेफर डिविडेंड। वो प्रेफर डिविडेंड इस तरह से कि इसने 20,000 इसके आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स थे, और 10% उसके ऊपर हर साल उसने प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एग्री किया हुआ था। तो 50 और 2 52,000 एक्सपेंसेस लेस हुए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,48,000। टैक्स रेट इज़ 30%। 30% जो है वो टैक्स पे किया, और पे करने के बाद जो पैसे बच गए उसके बाद अब इस फ्लेम कंपनी ने किसी के पैसे नहीं देने, तो इट मींस 1,00,000 सॉरी यस इट मींस जो 1,03,600 डॉलर्स हैं, ये सारे के सारे दीज आर द रेजिडुअल इंटरेस्ट। ये सारे पैसे जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के हैं। ओके, अर्निंग पर शेयर, ये वो पैसे विच आर एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, 1,03,600 डॉलर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1,00,000, इस पर डिवाइड किया तो ये आपकी आ गई अर्निंग पर शेयर 103.6 सेंट। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। इसके अंदर जो ऑर्डिनरी शेयर हैं वो पूरे साल में एक दफ़ा ही जो अवेलेबल बैलेंस है आउटस्टैंडिंग, अगर साल के दौरान मज़ीद इशू हो जाते तो फिर वेटेड एवरेज निकालनी पड़नी थी। तो अगेन फॉर कैलकुलेशन पर्पस दिस वाज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑन अर्निंग पर शेयर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी और हम लोग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब बेटा हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसके अंदर साल के दौरान जब कंपनी नए शेयर इशू कर देती है, मतलब अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर में चेंजेस आ जाती हैं तो उससे अर्निंग पर शेयर किस हद तक इफ़ेक्ट होती है वो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी दैट वाज वेरी बेसिक, जिसमें साल की अर्निंग को आउटस्टैंडिंग शेयर पे सीधा सीधा डिवाइड कर दिया गया था और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई थी, क्योंकि साल के दौरान कोई नया कंपनी ने शेयर या नए शेयर इशू नहीं किए थे। तो अब इस एग्जांपल में आप इसका टाइटल देख सकते हैं, एग्जांपल अर्निंग्स पर शेयर विद अ न्यू इशू। ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ऑन 30th September 2002 Boffin company made an issue at full market price of 10 lakh ordinary shares। 1 मिलियन उसके ordinary shares थे। The company's accounting year runs from 1st January to 31st December। ये उसकी जो है वो कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर 2001 एंड 2 इज़ एज फॉलोज़। ये इंफॉर्मेशन इसकी गिवन है। शेयर्स इन इशू एज एट 31st December 2001 के एंड पे 8 मिलियन के शेयर थे, और 2002 के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग शेयर थे दैट वर 9 मिलियन। इसका मतलब है कि 2002 के अंदर 1 मिलियन नए शेयर इशू किए गए, जो उसने ये सामने क्वेश्चन में स्टार्ट में हमें बता दिया था। तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 मिलियन शेयर की एडिशन हुई है साल 2002 में। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड्स, तो प्रॉफिट जो थे वो भी इंक्रीज़ कर गए, वो 3.2 मिलियन से 3.3 मिलियन पे चले गए हैं। ओके, यहाँ से हमने एक चीज़ सीखनी है बेटा, याद रखें जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है तो जो फार्मूला था ईपीएस का, मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस इज़ इक्वल टू, ऊपर आ जाएंगी अर्निंग्स और उसको जो डिवाइड किया जाता है
चलें मैं सिंपली उसको लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ शेयर्स। ओके, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर जाती है। नो डाउट आपकी अर्निंग्स पे भी इजाफ़ा होता है। देखें, अगर एक आपने नए शेयर इशू किए हैं तो उसके बदले में क्या लिया होगा, पैसे। तो वो जो पैसे लिए हैं उससे आपकी अर्निंग पे इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर इशू करने से ईपीएस पे जो है वो कमी वाक़या होगी और जो है अर्निंग साइड वो इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे देखा जाता है कि डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट किसका आ रहा है। एक साइड पे नंबर ऑफ़ शेयर के बढ़ जाने से ईपीएस गिरती है और दूसरी साइड पे अर्निंग्स के बढ़ जाने से ईपीएस इम्प्रूव होती है। तो हमने देखना होता है कि डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट किसका आ रहा है, अर्निंग्स का या नंबर ऑफ़ शेयर का। ओके, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द ईपीएस फॉर 2002 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर 2001। अब सोल्यूशन आपके सामने है, जिसमें आपके जो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 2002। 30 सितंबर का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने तक वो 1 मिलियन के शेयर जो हैं वो 2002 में आउटस्टैंडिंग रहे। पूरे साल के अंदर सिर्फ 30 महीने, और बाकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर थे विच वर 8 मिलियन, ये पूरे का पूरा साल जो 2002 का था, सारे साल ये आउटस्टैंडिंग रहे। तो हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर कैलकुलेट करने हैं। तो वेरी सिंपली 8 मिलियन जो थे, अब ये जो वर्किंग है इसमें दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया है। 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इसको ऐसे भी किया जा सकता था कि 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12। एनी हाउ ये दोनों तरीक़ों से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर निकाले जा सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली 2-3 स्लाइड पहले इसकी वर्किंग को सीखा है। अब टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं दैट आर वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर दैट आर 8.25 मिलियन। अब 8 मिलियन से बढ़ के 8.25 मिलियन ये जो शेयर हैं वो हो गए हैं। अब ईपीएस जो निकाली गई है, अर्निंग भी नो डाउट इंक्रीज़ कर रही है 3.2 मिलियन से 3.3 मिलियन, और नंबर ऑफ़ शेयर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल ईपीएस 41 सेंट से कम होके 40 सेंट पे आ गई है। इसका ये मतलब है कि एक तरफ तो अर्निंग बढ़ रही है जिससे ईपीएस इम्प्रूव हो रही है, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ शेयर भी बढ़ गए हैं नए इशू करने से। तो दोनों में से डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट ईपीएस के ऊपर किसका आ रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर का। तो ओवरऑल ईपीएस जो है वो डिप्रूव हो गई है, गिर गई है। ओके, अब ये जो आपने एक इवेंट देखा अभी रिसेंट एग्जांपल में जिसमें कंपनी ने नए शेयर इशू किए थे, इसका इफ़ेक्ट फार्मूला में दोनों साइड पे आ रहा था। अर्निंग भी इंक्रीज़ कर रही थी, अर्निंग इसलिए इंक्रीज़ कर रही थी कि जो आपने नए शेयर इशू किए हैं उसके बदले में कोई ना कोई कैश इनफ्लो कंपनी में आया है, तो उसका अर्निंग पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से अर्निंग बढ़ रही है। और साथ साथ जो फार्मूले का दूसरी वैल्यू है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा है और नंबर ऑफ़ शेयर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आपके रिसोर्सेज जो हैं, अर्निंग है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आता, लिहाजा यू नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है। देयर आर अदर इवेंट्स हाउएवर विच चेंज द नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द रिसोर्सेज। कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं। इन दीज सर्कमस्टांसिस इट इज़ नेसेसरी टू मेक adjustments so that the current and prior period EPS figure are comparable. 4 such events are considered by IAS 33. उस तरह के 4 इवेंट्स हैं जिसको IAS 33 ने कंसिडर किया है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन और बोनस इशू,
Number 2, bonus element in any other issue. Number 3, share split. Number 4, reverse share split. तो ये वो 4 इवेंट्स हैं जिनसे आपकी नंबर ऑफ़ शेयर तो तब्दील हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर बदल जाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज अर्निंग साइड पे इसका इफेक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उस एडजस्टमेंट की वजह आप जो है डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम जो इसके बाद की जितनी भी डिस्कशन जनरेट करेंगे वो डाइल्यूटेड ईपीएस पे होगी। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसके अंदर अर्निंग्स और नंबर ऑफ़ शेयर्स को एडजस्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो लीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस अर्निंग पर शेयर वाले स्टैंडर्ड का बाकी हिस्सा हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।